हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। नोटिफिकेशन किसी कारणवश नहीं पहुंच पा रहा है। मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने लगे, लेकिन आप चैनल पर ज़रूर एक बार जा करके चेक कर लें। मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ। पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा पहला प्रश्न है, संतुलन से परिधान में आता है विश्रामदायक भाव, तंगी भाव, दिखावा या कुछ भी नहीं। तो जो संतुलन है, जो बैलेंस है आपका, उससे क्या होता है, परिधान में क्या आता है, उससे आता है आपका विश्रामदायक भाव। ठीक है, तो संतुलन से परिधान में विश्रामदायक भाव आता है। गोल्डस्टीन के अनुसार संतुलन आराम व विश्राम है। अगर संतुलन आराम व विश्राम की परिभाषा अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो किसके किसके द्वारा है, या किसके द्वारा है, आपका गोल्डस्टीन के द्वारा है। ठीक है, किसके द्वारा है, ये गोल्डस्टीन के द्वारा है कि संतुलन आराम अथवा विश्राम है या विश्रामदायक प्रभाव आकृतियों और रंगों को एक केंद्र बिंदु के चारों ओर इस प्रकार समूहीकृत करके प्राप्त किया जाता है कि केंद्र में प्रत्येक और समान आकर्षक स्थित रहे। ठीक है, तो हर चीज़ क्या हो, बैलेंस में हो, कि अगर जो केंद्र है उसके अगल बगल जो चीज़ें हैं वो सब किस में हो, एक संतुलन में हो। संतुलन कई प्रकार का हो सकता है, जैसे एक औपचारिक संतुलन होता है, एक अनौपचारिक संतुलन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एक तंतुक रेशा है। एक तंतुक रेशा क्या है, नायलॉन, रेशम, कपास या पॉलिएस्टर। तो एक तंतुक रेशे की बात कर रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा, जो कि रेशम इसमें दिया हुआ है। रेशम क्या है, एक तंतुक रेशा है। यह प्रोटीन व जांतव तंतु से बना हुआ है जो शहतूत के वृक्षों पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त होता है। रेशम से बने वस्त्र अपनी सुंदरता, कोमलता, लचीलेपन व आकर्षण के कारण ये क्या बहुत ही मनमोहक होते हैं। और भारत में प्राकृतिक रेशम की सभी 4 किस्मों का उत्पादन करने वाला एक मात्र देश है। और यह इसमें कौन सी है, एक आपका शहतूत है, टसर है, ओक टसर है, एरी है और मूंगा है। तो इस प्रकार से ये आपके रेशम के प्रकार भी हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, प्लेकेट कहते हैं। प्लेकेट किसे कहते हैं, सिलाई को, जोड़ को, तुरपन को या बटन को। तो प्लेकेट किसको कहते हैं हम, जो आपकी बटन की पट्टी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेकेट कहते हैं। बटन की पट्टी को हम क्या कहते हैं, प्लेकेट कहते हैं। वस्त्र को काट कर जब जोड़ते हैं तब यह कार्य होता है। तो जैसे फ्रॉक वगैरह में या शर्ट्स में क्या होता है कि ये जो बटन्स होती हैं आपको, इसकी जो बटन पट्टी के लिए अलग से एक कपड़ा उसमें स्टिच किया जाता है, फिर उसके बाद उसको फोल्ड कर देते हैं। तो जो ये चीज़ है इसी को हम क्या कहते हैं, इसको प्लेकेट कहते हैं। कौन से मानवीकृत रेशे नहीं हैं, नाइट्रोसेल्युलोज, विस्कस और क्यूप्रामोनियम या हेम्प। तो मानवीकृत रेशों के अंतर्गत अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये तीनों वैरायटी देखने को मिलती है। नाइट्रोसेल्युलोज है आपका, विस्कस है और क्यूप्रामोनियम, ये किसके अंतर्गत, ये मानवीकृत रेशे के अंतर्गत हैं। जब हम प्राकृतिक और आपका अलग अलग सिंथेटिक और जानता हर तरह का प्राकृतिक में, जैसे हमारे 2 प्रकार के रेशे हो गए प्राकृतिक में, कौन कौन से हो गए, एक वनस्पतिक हो गए, एक जानता हो गए। और ये मानवीकृत जो होता है, ये इसमें क्या होता है, जो इसमें जो मेन जो मटेरियल होता है वो आपका प्राकृतिक से ही लिया जाता है, और लेकिन इसको बनाया कृत्रिम विधि से जाता है, इसलिए यह मानवीकृत रेशे के अंतर्गत आते हैं। इसमें बांस की लुगदी है आपकी, और लकड़ी के लिंटर्स, ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों जो हैं ये मानवीकृत रेशों के अंतर्गत आते, बल्कि हेम्प जो है ये क्या है, ये प्योर प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आता है। और जो हेम्प है यह किससे, यह तनों से प्राप्त होता है, पौधे के तनों से प्राप्त होता है। इसके द्वारा कालीन, कैनवास व गलीचे तथा जूते के तले पर रस्सी बनाई जाती है।
रेशम है, रेशम क्या है? प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रेशम क्या है? रेशम प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आता है। जब हम नेचुरल फाइबर पढ़ते हैं, नेचुरल फाइबर के अंतर्गत दो वैरायटी होती है, एक में आपका एनिमल फाइबर आता है और दूसरे के अंतर्गत वानस्पतिक रेशे आते हैं। तो एनिमल फाइबर के अंतर्गत हमारा जो मेन होता है वो कौन सा है? सिल्क है, और क्या दूसरा क्या है? वूल है। ठीक है, तो यह, लेकिन आ किसके अंतर्गत रहा है? यह प्राकृतिक रेशे, नेचुरल फाइबर के अंतर्गत आता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो रेशम एक प्रोटीन तथा जानता प्राकृतिक रेशा है जो शहतूत के वृक्षों पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त होता है। रेशम का जन्म ईसा के लगभग 2500 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया था, कितने ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ था? तो इसको आप याद रखेंगे। इस क्या है कि 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। 2500 ईसा पूर्व कहाँ पर? चाइना में हुआ था। भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? कर्नाटक है। यहाँ प्रतिवर्ष औसतन लगभग 8200 मैट्रिक टन रेशम का उत्पादन होता है, जो भारत में कुल रेशम के उत्पादन का 1/3 है। तो सबसे बड़ा जो हब है वो क्या है? कर्नाटका है। नेक्स्ट है हमारा, अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है। सबसे ज़्यादा ज्वलनशील विलायक जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, पेट्रोल या फॉर्मल्डिहाइड। तो हम सभी जानते हैं कि जब हम सूखी धुलाई मतलब ड्राई क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? वहाँ पर पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, और इसको जो है ऊपर से रबिंग मेथड से दाग धब्बे छुड़ाने का काम किया जाता है और कपड़े की सफाई की जाती है। पेट्रोल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा, डायटीशियन पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त करती हैं। कौन करता है? गृह विज्ञान की स्नातक छात्राएं, अभियंत्रण की स्नातक छात्राएं, अभियंत्रण डिप्लोमा की छात्राएं, भौतिकी की स्नातक छात्राएं। तो डायटीशियन, पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प, इन सब में कौन रोजगार प्राप्त करेगा? हमारे गृह विज्ञान स्नातक की जो छात्राएं हैं वह प्राप्त करेंगी, क्योंकि गृह विज्ञान की स्नातक छात्राएं डायटीशियन, पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त कर सकने में सक्षम बनती हैं। गृह विज्ञान से स्नातक या परास्नातक छात्राओं के लिए वर्तमान में रोजगार की संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। जैसे बुटीक्स वगैरह, हस्तशिल्प के बहुत अच्छे अच्छे काम, क्राफ्ट वर्क, इन सब में क्या जो गृह विज्ञान की लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, वह इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ रही हैं। महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब और कहाँ, किस अधिवेशन में हुई? वर्ष 1928 दिल्ली में, वर्ष 1920 बम्बई में, वर्ष 1938 कलकत्ता में, वर्ष 1955 आपका ये हो गया लखनऊ में। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि महिला शिक्षा निधि की स्थापना 1928 में दिल्ली में हुई और इसका द्वितीय अधिवेशन भी दिल्ली में ही संपन्न हुआ। ठीक है, इसका द्वितीय अधिवेशन भी दिल्ली में संपन्न हुआ। तो इसमें नई दिल्ली जो दिल्ली है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। व्यक्तिगत रूप से मिलकर, व्यक्तिगत पत्र लिखकर, एक व दोनों, कोई भी नहीं। तो व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है, मतलब अगर हमें किसी को अगर पर्सनली कम्युनिकेट करना है, जैसे कम्युनिकेशन के जब हम देखेंगे कि कौन कौन से उसके माध्यम हैं, तो हम देखेंगे व्यक्तिगत है, सामूहिक है और मास में है। तो व्यक्तिगत में पूछ रहा है कि कौन सी प्रणाली को उपयोग में ला सकते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी और व्यक्तिगत पत्र लिख कर भी, और अगर टेलीफोन से व्यक्तिगत बात होती है तब भी वो व्यक्तिगत संचार के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है, दोनों, ए और पहला और दूसरा दोनों, तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार की शिक्षा पद्धति जिसका उद्देश्य मनुष्यों की मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना है।
एक प्रकार की शिक्षा पद्धति जिसका उद्देश्य मनुष्यों की मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना है, वो क्या कहलाता है? लक्ष्य कहलाता है, संचार कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है, या कोई भी नहीं कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? जिससे कि आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाए, इस तरह की शिक्षा आपको दी जाए, इस तरह की जानकारी आपको दी जाए, तो यह क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। एक प्रकार की शिक्षा जिसका उद्देश्य मनुष्य के मानसिक दृष्टिकोण का पद्धति में परिवर्तन लाना है, वह क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों व भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। यही हमारे संचार के माध्यम से ही ऐसा हो पाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। प्रतिजैविक निर्माण, फैगोसाइटिक क्रिया, ऊतक अखंडता, या ये सभी। तो जो कुपोषण है जिससे कि हमारा शरीर क्या होता है, पूरी तरह से सक्षम नहीं होता काम करने में, डल सा रहता है और हर काम में पीछे रहते हैं। सूखी आंखें, आपके सूखी सूखी सी आपकी आंखें हो जाएंगी, बाल बिल्कुल सूखे से, और त्वचा में कोई कांति नहीं रहेगी, आंखों में कोई कांति नहीं रहेगी। तो ये सभी प्रतिजैविक निर्माण, फैगोसाइटिक क्रिया, ऊतक अखंडता, ये सभी, तो ये सारी चीज़ें उनकी रक्षा प्रणालियों पर प्रभाव डालती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होता है वो आपका करेक्ट हो जाता है। निम्न में से बच्चों में पीईएम का कारण है। तो पीईएम क्या है? प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, मातृ कुपोषण, गरीबी, तनाव, गलत स्तन। तो ये मातृ कुपोषण, गरीबी और गलत स्तन त्याज्यता, ये तीनों क्या है? पीएम के कारण है। प्रश्न यहाँ पर होना चाहिए था कि पीएम का कौन सा इसमें कारण नहीं है, ये छूट गया है। तो आप इसको जान लें कि कौन सा इसमें कारण है तो मतलब नहीं है, तो उसमें जो ऑप्शन नंबर 3 जो है वह करेक्ट हो जाता है। तनाव इसका कारण नहीं है। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप से पाए जाने वाली बीमारी है। पोषक तत्व की कमी पूछ रहा है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो यह किस कारण से होती है? ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, या विटामिन सी की कमी। तो जो मुख्य रूप से है, यह कौन सा पोषक तत्व है? प्रोटीन है आपका, और क्या है? एनर्जी, कैलोरी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन, एनर्जी, जो माल न्यूट्रिशन है, पीएम जो है, ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। साइनोजन का रासायनिक सूत्र के साथ एक रासायनिक यौगिक है। जो साइनोजन का रासायनिक सूत्र है उसके साथ एक रासायनिक यौगिक है C4N4 CN2 CN4 और C1N1, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पूछा है, इस फॉर्मूले को आप रट सकते हैं कि क्योंकि कभी कभी रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो C4N4 के साथ एक रासायनिक यौगिक है, मतलब कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के साथ क्या है? रासायनिक सूत्र जो है इसका एक रासायनिक यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण संतुलित आहार लेना चाहिए। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, और इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इससे क्या होता है? आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, जिससे कि हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रहता है। पुष्टिकर पदार्थ, ये जो प्रश्न है ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है किससे? 1:2 × BMR, 1:4 × BMR, 1:2 × BMI, या 1:4 × BMI। तो ये जो है आपकी जो खाद्य ऊर्जा है की जो क्रिटिकल इकाई है वो किससे दर्शाई जाती है? 1:4 × BMR। एक का अनुपात क्या है? 4 है, और गुणे बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता है। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट किस पैमाने पर एक हो जाता
है। ठीक है, फ़ारेनहाइट किस पैमाने पर एक ही रीडिंग देते हैं, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शन में -40 डिग्री ताप पर, -30 डिग्री ताप पर, -237 डिग्री ताप पर या -100 डिग्री ताप पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है -40 डिग्री ताप पर। ऑप्शन नंबर ए जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है कि -40 डिग्री ताप पर जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है वह एक ही पैमाने पर रीडिंग देता है। भोजन जन्य रोगों के कारण में से एक है, मतलब कि भोजन से खाने से जो हमें रोग हो जाते हैं उन कारणों में से एक है सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, उष्मायन, शोध, पेचिश। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाता है कि सूक्ष्म जीवों से दूषित होना। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूकर, एस्परजिलस और इर्गॉट जैसे कवक और के सामान्य दूषक हैं। सुअर और गाय का मांस, फीता क्रीम और वलय क्रीम, जीवाणु और विषाणु, डबल रोटी और अनाज। तो ये जो है आपके म्यूकस, एस्परजिलस और इर्गॉट जैसे कवक जो हैं वो किसके सामान्य दूषक, डबल रोटी और अनाज के सामान्य दूषक हैं। तो यहाँ पर ये जो होता है ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाता है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, डबल रोटी और अनाज में इस प्रकार के मतलब ये फंगस इसमें लग जाते हैं जिससे कि वह स्मेल करने लगता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड मतलब जिसमें कि स्टोरेज होता है उनके। तो स्टार्च हो गया, शक्कर हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और वसा हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है आपका स्टार्च। पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड क्या है, स्टार्च है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। स्टार्च साधारण रूप में टूटता है। स्टार्च जो है साधारण रूप में कहाँ टूटता है, मुख में, छोटी आंत में, अमाशय में या बड़ी आंत में। तो स्टार्च साधारण रूप में कहाँ टूटता है, छोटी आंत में टूटता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट हो जाता है। स्टार्च कहाँ पे टूटेगा, छोटी आंत में। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कार्बोहाइड्रेट नहीं पूछ रहा है, स्टार्च पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट चयापचयन की कार्यप्रणाली को सही क्रम में लिखिए। तो कैसे इसको हम लोग सही क्रम में कैसे लगाएंगे कि यहाँ पर जो सबसे पहले कि ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज 1,6 बाईफॉस्फेट और पायरुवेट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमको क्रम में लगाना है कि जब वो टूटता है तो वो किस क्रम में कैसे कैसे होता है। तो जो ये सबसे पहले यहाँ पर आता है, सबसे पहले किस में वो हो जाता है, ये हमारा हो जाता है ग्लाइकोजन में। तो यहाँ पर ये पहला ये हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यह किस में हो जाता है, ग्लाइकोजन में हो जाता है। सबसे पहले ये रहेगा, फिर उसके बाद रहेगा हमारा फिर ग्लूकोज 1 में। ठीक है, दूसरे पे ये है हमारा, फिर उसके बाद टूटेगा ग्लूकोज 6 में, ये हो गया। फिर उसके बाद टूटता है ग्लूकोज 1,6 में, ये चौथे नंबर पे हो गया। और पायरुवेट जो है वो 5वें नंबर पर हो गया। तो इस तरह से हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्या मिलता है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, तीसरा ग्लाइकोजन। ठीक, तो हम यहाँ पर देखते हैं तीसरा, फिर तीसरा ग्लाइकोजन में हो गया। फिर उसके बाद दूसरे पे हम जाते हैं ग्लूकोज 1। ठीक है, ग्लूकोज 1 ये कहाँ पे हमको मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड से भी अगर आप चेक करेंगे तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन नंबर 2 है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम कौन सा है। मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार मतलब स्टार्च को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एंजाइम कौन सा है, एमाइलेसेस, फॉस्फेटस और फॉस्फोरिलेस और काइनेसेज। तो ये मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सबसे जिम्मेदार एंजाइम जो है वह है हमारा एमाइलेसेस। ठीक है, किससे, एमाइलेसेस। स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार एंजाइम एमाइलेसेस है। ऑप्शन नंबर ए जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। ग्लाइयोजेनेसिस की क्रियाओं को क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, ग्लाइयोजेनेसिस की क्रियाओं को क्रमबद्ध कीजिए। यहाँ पे भी कूट वाला प्रश्न है कि इसको किस प्रकार से हम संबद्ध करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम ग्लूकोज है। ठीक,
सबसे पहले ग्लूकोज है, फिर उसके बाद हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ठीक। फिर उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद ग्लूकोज फॉस्फेट है, और तीसरे नंबर पे ये आ जाता है, और चौथे नंबर पर हमारा आ जाता है यूडीपी ग्लूकोज, ठीक। तो इस तरह से हम जब इसको ढूंढेंगे तो हमें सबसे पहले क्या, पहले नंबर पे क्या मिल रहा है, तीसरा मिल रहा है, दूसरे नंबर पे दूसरा, तो हम तीसरा दूसरा इसमें देखेंगे तो हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी हिसाब से हम इसको मिलाएंगे और इसमें जो ग्लायोजेनेसिस की प्रक्रिया है इसको क्रमबद्ध करने के लिए इस तरह से आते हैं, कुछ स्टेप्स को स्किप भी कभी कभी कर देते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि कौन से स्टेप को स्किप किया गया, उससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सारे स्टेजेस एक बार में नहीं आते। कभी कभी जैसे 8 स्टेप में है तो क्या कर देंगे, बीच का स्टेप कुछ गायब कर देते हैं, और उसी हिसाब से अगर आपको क्रम याद है तो आप उसको ठीक से अरेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्टार्च है। स्टार्च क्या है, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, या पॉलीसैकेराइड है, या मोम है। तो स्टार्च क्या है हमारा, तो स्टार्च हमारा जो है वह आपका पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है। जैसे हमारा मोनो है, डाई है, पॉली है, ठीक है। तो स्टार्च जो है हमारा पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वह करेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय।